फोकस करो। तो आज आपको पढ़ना है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये नाम याद कर लीजिए, ठीक है। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा दिया गया? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया और इसे इन्होंने अपने जर्नल में प्रकाशित किया। इनके जर्नल का नाम था नेचर। तो इस जर्नल में इन्होंने इसको पब्लिश किया, ठीक है, वाटसन और क्रिक। बाद में इन दो वैज्ञानिकों का भी नाम जरूर याद रखिए, विल्किंस और फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को कंफर्म किया, दिया था इन्होंने, और रियल में ऐसा होता है, डबल हेलिकल ही होता है डीएनए। इसको कंफर्म किया विल्किंस और किसके द्वारा? हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से जो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में होता है, इसको इन्होंने कंफर्म किया। इसके लिए इन चारों को, वाटसन, क्रिक, विल्किंस और फ्रैंकलिन, इन चारों को 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। 1962 इन चारों को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया, वाटसन, क्रिक, विल्किंस और फ्रैंकलिन, ठीक है। अब जो इन्होंने बताया और इन्होंने जो कंफर्म किया, उसके आधार पर डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो होता कैसा है उसको देख लीजिए। डीएनए में क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। डीएनए की यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए की यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। चूँकि 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसलिए 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। यदि एडेनिन से पेंटोज शुगर और फास्फेट जुड़ जाए तो पेंटोज शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो एडेनिन से पेंटोज, फास्फेट और शुगर जुड़ी तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ग्वानिन से दोनों चीज़ें जुड़ गई, दूसरा। थायमिन से पेंटोज शुगर और फास्फेट जुड़ा तो तीसरा, और साइटोसिन से यही दोनों जुड़ गए तो चौथा। तो इस प्रकार से 4 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ठीक है ना। और यही न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाती हैं तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो कैसे जुड़ते हैं उसको देखिए। यहाँ पर हमने ये शुगर बना रखी है। पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कल हमने आपको बताया था। 5 कार्बन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है ना। ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन की शुगर है। इस जगह पे क्या होता है? इस जगह पे हैं, हाँ पता होगा ना। तो ये हम आपको चेक करने के लिए पूछ रहे हैं कि स्ट्रक्चर दिमाग में है या नहीं है। अब क्या होगा? अच्छा बताइए, जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो किस कार्बन से जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस हमेशा फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है, शुगर के फर्स्ट कार्बन से। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस मान लिया एडेनिन है। कौन है? एडेनिन है। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, तो एडेनिन का कौन सा एटम, किस नंबर का एटम इस शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा? 9वें नंबर का। यही तो था, कल बताया था। 9th पोजीशन का जो नाइट्रोजन होता है वो शुगर के फर्स्ट पोजीशन से जुड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर मान लिया हमने ले लिया, कौन सा? ग्वानिन ले लिया। अच्छा, तो ग्वानिन का कौन से नंबर का कौन सा एटम
शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है, वो भी 9 है। एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों प्यूरिन हैं, तो प्यूरिन जो होगा वो 9 नंबर वाला नाइट्रोजन जुड़ेगा शुगर के फर्स्ट कार्बन से, ठीक है। ये मान लिया थाइमीन है, इसका थर्ड कौन सा, थर्ड कार्बन, थर्ड पे नाइट्रोजन होता ही है पिरिमिडिन में, फर्स्ट और थर्ड पे ही तो नाइट्रोजन होता है, तो थर्ड नंबर का नाइट्रोजन शुगर के फर्स्ट नंबर के कार्बन से जुड़ेगा। अच्छा, जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। प्यूरिन्स में कौन कौन से नंबर पे नाइट्रोजन होता है? 1, 1, 3, 7, 9, इन्हीं पे तो नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये शुगर है, इससे ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, अभी फास्फेट नहीं जुड़ा है, तो इतने को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे। अब यहाँ पर फास्फेट जुड़ गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, किस नंबर पे जुड़ा? 5वें पे। अब यहाँ पर एक और फास्फेट है, ये फास्फेट है, तो इधर का ये कौन से नंबर का है कार्बन? तो ये 5वां, और इधर वाला ये जुड़ जाएगा। इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में फास्फेट से, बैकबोन किसकी बन रही है? फास्फेट की, और फास्फेट की जो बैकबोन बन रही है वो किसके द्वारा बन रही है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ रही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक और फास्फेट है, ये इधर का 5वें नंबर का और इधर का, तो ये जो चेन बनेगी इसमें मान लिया 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ या 100 करोड़ ये जुड़ते गए न्यूक्लियोटाइड, तो इस वाली चेन का, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, इस वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन सबसे नीचे रहेगा? बोलो। ये 3 नंबर, यही तीसरा वाला खाली रहेगा जहां पर खत्म होगी, और पहला वाले का 5वां। तो ये चेन कौन सी हो गई? 5' 3', ये हो गई 5' 3', ठीक है। चूंकि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी, तो इधर भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, इसमें शुगर में और इसमें क्या अंतर आ गया? उल्टा हो गई ना। नंबरिंग यदि हम करें तो कहाँ से नंबरिंग आएगी? 1, 2, 3, 4, 5। 5 नीचे आ गया, इसमें 5 ऊपर था, इसमें 5 नीचे आ गया, आ गया। इसकी नंबरिंग करिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? इधर भी भाई नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? बोलो। पहले नंबर के कार्बन से जुड़ेगा। अब इधर वाले में यदि एडेनिन है तो यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा? थाइमीन जुड़ेगा। यहाँ कौन सा आएगा? क्योंकि एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्डिंग करता है, और यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ कौन सा आएगा? यहाँ साइटोसिन आएगा। यहाँ थाइमीन है तो यहाँ क्या आएगा? एडेनिन आएगा, ठीक है। और ये सभी कार्बन, ये जो शुगर हैं ये भी आपस में जुड़ी रहेंगी। इसके द्वारा जुड़ेंगी फास्फो
डाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। बोलो। तो अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये मिल गई आपको, इसमें ये कैसी है 5' 3' और एक ये मिल गई है 3' 5' है। तो ये दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। कैसे हैं? अब एडेनिन और थाइमीन ये दोनों जो पास पास आए हैं तो ये भी तो आपस में जुड़ेंगे। एडेनिन और थाइमीन के बीच में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो इस प्रकार से ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। इस डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एडेनिन है तो यहाँ पर क्या आएगा, थाइमीन आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं और एंटी पैरेलल हैं। एक यदि 5' 3' है तो दूसरी 3' 5'। समझ में आ गया? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है, चरगाफ ने दिया था। चारगाफ का रूल क्या है बताइए? जो डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, उस डीएनए का मॉलिक्यूल में एडेनिन किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है और ग्वानिन किसके साथ कर रहा है? तो बताइए, जितना एडेनिन होगा उतना ही तो थाइमीन होगा। बोलो। और जितना ग्वानिन होगा उतना, तो इन्होंने क्या बताया कि एडेनिन थाइमीन के बराबर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है। लेकिन एडेनिन थाइमीन और ग्वानिन साइटोसिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपस में बराबर हों। भाई ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी कि जितना एडेनिन थाइमीन होगा उतने, मान लो 1 लाख इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 1 लाख न्यूक्लियोटाइड हैं और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में भी 1 लाख न्यूक्लियोटाइड हैं। तो जितने एडेनिन होंगे इधर, ये तो फिक्स है, उतने थाइमीन यहाँ होंगे। जितने ग्वानिन होंगे इधर उतने साइटोसिन इधर होंगे। लेकिन ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि जितने एडेनिन इधर हों उतने ही इधर ग्वानिन भी हों, है ना? या जितने इधर थाइमीन हो उतने ही साइटोसिन हो। तो एडेनिन थाइमीन के बराबर होगा, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन के बराबर हो। ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं होता। ये चारगाफ ने बताया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो डीएनए ये खोजा, जिस डीएनए की बात की गई, ये कौन सा डीएनए था? ये नॉर्मल डीएनए या बी डीएनए था? याद रखिएगा, इन्होंने जो डीएनए बताया था वो कौन सा डीएनए था? बी डीएनए था। उसके बाद हालांकि और भी डीएनए खोजे गए, लेकिन इनके द्वारा जो खोजा गया डीएनए था वो बी डीएनए था। अब बी डीएनए है तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? क्योंकि डीएनए कैसा है? हेलिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है? ऐसे तो हेलिक्स बनता है। तो एक हेलिक्स कंप्लीट होने में पहली चीज़ ये है कि दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, दोनों की चेन के बीच की जो डिस्टेंस है, डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? और किन्हीं 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक हेलिक्स में कुल टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 होते हैं। तो इसलिए एक हेलिक्स की कंप्लीट लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना? तो एक हेलिक्स कंप्लीट होने में 10 क्या आ जाते हैं? 10 पेयर आते हैं बेसेस के।
इन्हीं दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 है और एक हेलिक्स में 10 हैं, तो इसलिए एक हेलिक्स की डिस्टेंस हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया। इसके अलावा जो BDNA है ये राइट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। जो BDNA है ये नॉर्मल है, ये राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है। जेड लेफ्ट हैंडेड होता है, ये राइट हैंडेड होता है। इसमें एक चीज और है, जब दो स्टैंड होंगे तो इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा mRNA का निर्माण करना। तो बताइए क्या इसके दोनों स्ट्रैंड पर mRNA की सिंथेसिस होती है या दोनों में से किसी एक पर ही होती है? एक पर होती है। जो स्ट्रैंड mRNA की सिंथेसिस करता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, उसको सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, और दूसरा नॉन सेंस होता है। जो mRNA की कोडिंग करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, mRNA की सिंथेसिस करता है, तो दोनों में से एक ही स्ट्रैंड पर सिंथेसिस होती है, तो उसे कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। दूसरा वाला क्या होता है? नॉन सेंस नॉन कोडिंग। ठीक है। इसके अलावा वायरसेस में, वायरस के केस में याद कर लीजिए, वायरस यदि डबल स्टैंडर्ड है तो उसमें जो स्ट्रैंड mRNA की सिंथेसिस करता है उसे माइनस स्ट्रैंड बोलते हैं। वायरस में जो स्ट्रैंड mRNA की सिंथेसिस करता है उसे माइनस स्ट्रैंड, और जो mRNA की सिंथेसिस नहीं करता उसे प्लस स्ट्रैंड। यहाँ पर यूकैरियोट में या हम लोगों के शरीर में जो स्ट्रैंड mRNA की सिंथेसिस करता है या जिस स्ट्रैंड के ऊपर mRNA की सिंथेसिस होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। और यही चीज़ यदि वायरस में है तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइनस स्ट्रैंड। सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है डीनेचुरेशन ऑफ DNA। डीनेचुरेशन ऑफ DNA या मेल्टिंग ऑफ DNA। डीनेचुरेशन ऑफ DNA या मेल्टिंग ऑफ DNA, ये पॉइंट आप नोट करते जाइए फटाफट, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं। डीनेचुरेशन ऑफ DNA या मेल्टिंग ऑफ DNA। मेल्टिंग ऑफ DNA या डीनेचुरेशन ऑफ DNA का मतलब क्या होता है? DNA का पिघलना या मेल्ट होना क्या होता है? देखो DNA में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। अब यदि ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं ये टूट जाएं, तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे? तो DNA के दोनों स्ट्रैंड का अलग होना क्या कहलाता है? या अनकॉइलिंग, अनकॉइलिंग ऑफ DNA कहिए, मेल्टिंग ऑफ DNA कहिए, डीनेचुरेशन ऑफ DNA कहिए, एक ही चीज़ है। इसे क्या कहते हैं? ये इसी को कहते हैं दोनों ही स्ट्रैंड का अलग होना, है ना। तो नॉर्मली DNA का मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड के पहले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटेंगे। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर आपसे है, यदि आपको ऐसा DNA मिले जिसमें AT ज़्यादा हो और एक ऐसा DNA मिला जिसमें GC ज़्यादा है, ये तो अभी चारगाप में बताया था कि AT GC आपस में बराबर, तो कोई DNA आपको ऐसा मिला जिसमें AT ज़्यादा है, AT ज़्यादा होगा तो GC कम होगा,
और दूसरा डीएनए आपको मिला जिसमें जीसी ज़्यादा है, एटी कम है, तो किसका डीनेचुरेशन पहले होगा? जिसमें 80 ज़्यादा है उसका डीनेचुरेशन पहले होगा, या जिसमें जीसी ज़्यादा है उसका डीनेचुरेशन पहले? 80 वाले कितने लोग हैं? 80 वाले बहुत सिंपल आपके सामने है भाई। 80 में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और जीसी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो जब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, तो जाहिर सी बात है जिसमें जीसी ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जिसमें एसी ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। समझ में आ गया? हाँ, स्टेबल जो जिसमें जीसी ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, भाई जो जल्दी से डीनेचुरेट नहीं होगा वो स्टेबल ज़्यादा होगा, है ना। इसके बाद आता है एनेलिंग ऑफ डीएनए। एनेलिंग का मतलब क्या होता है? एनेलिंग का मतलब क्या होता है? एनेलिंग डीनेचुरेशन का उल्टा है। दोनों न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में यदि जुड़ रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एनेलिंग, है ना। अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ डीएनए। लास्ट है टाइप्स ऑफ डीएनए। तो पहला डीएनए आपको पता है कौन सा? बी डीएनए। यही क्या होता है? ये नॉर्मल डीएनए है, राइट हैंडेड है, ठीक है। यही सबसे पहले खोजा गया, बी डीएनए नॉर्मल डीएनए है और राइट हैंडेड है। इसके अलावा दूसरा डीएनए है जेड डीएनए। जेड डीएनए को लेफ्ट हैंडेड डीएनए कहते हैं, इसको जिग जैग डीएनए भी कहते हैं। ये जिग जैग होता है, ये लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। इसके अलावा डिटेल में आपको हमने पूरा चार्ट बना के दे दिया है, उसमें सारी एक एक पॉइंट लिखे हैं। जो नोट्स आपको हमने दिया है उसमें देखो सारे टाइप के डीएनए एक चार्ट के माध्यम से समझाए गए होंगे, ठीक है। अगला डीएनए जेड डीएनए। अच्छा, जेड डीएनए का जो डायमीटर है वो कितना होता है? बी डीएनए का डायमीटर तो 20 एंगस्ट्रॉम है। जेड डीएनए का कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? हाँ, बी डीएनए के एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं, न्यूक्लियोटाइड पेयर, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम होता है। जेड डीएनए कितना होता है? उसमें 12 बेस पेयर आते हैं। जेड डीएनए के एक टर्न में 12 बेस पेयर आते हैं, तो पिच ऑफ टर्न इसकी 45 एंगस्ट्रॉम होती है ना। जेड डीएनए की कितनी थी? 34 एंगस्ट्रॉम थी, ये 34 थी। बी डीएनए में ये 34 है और जेड डीएनए में यही इतना कितना होगा? 45 एंगस्ट्रॉम। तो ये दो चीज़ें जरूर याद रखिएगा, डायमीटर बी डीएनए का 20, जेड डीएनए का 18, और 1 टर्न की लेंथ कितनी आएगी? बी डीएनए की 34 एंगस्ट्रॉम और जेड डीएनए की 45 एंगस्ट्रॉम। सही कर लो।
जेड डीएनए की खोज अलेक्जेंडर रिच ने की थी। अलेक्जेंडर रिच, इन्होंने जेड डीएनए की खोज की थी। इसके अलावा एक डीएनए होता है प्रोमिस्कस डीएनए। प्रोमिस्कस डीएनए अलेक्जेंडर रिच, प्रोमिस्कस डीएनए। प्रोमिस्कस डीएनए क्या होता है? ऐसा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के बीच मूव करता रहता है। भाई सेल के अंदर डीएनए कहाँ कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में। तो ऐसा डीएनए जो तीनों के बीच मूव करे, न्यूक्लियस से निकले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाए, माइटोकॉन्ड्रिया से क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट से न्यूक्लियस में, तो जो यहाँ पर मूवमेंट करता है उसको कहते हैं प्रोमिस्कस डीएनए। इसकी खोज मक्के में हुई थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, मक्के में। और इसके अलावा एक दो टाइप के डीएनए और आपके उसमें नोट्स में होंगे। कौन से हैं? देखो, सी डीएनए और ए डीएनए, ए डीएनए और सी डीएनए, ये दो हैं। तो इन दो को भी देख लीजिएगा। हैं। तो इसके साथ ये डीएनए आपका पूरा हो गया। ठीक है, डीएनए के बाद अब क्या पढ़ना है? जेनेटिक कोड, है ना। तो नेक्स्ट टर्न पे जेनेटिक कोड आपको हम बताएंगे। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, कोडान्स क्या होते हैं, एंटी कोडान्स क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखो, आराम से पढ़ो। बंद कर दो भाई इसको बंद कर दो।